पिछले सप्ताह सीरिया के उत्तर-पश्चिम में इस्लामिक उग्रवादियों ने बशर अल-असद की सेनाओं के खिलाफ एक अचानक आक्रमण शुरू किया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण भू-भाग हासिल हुआ। यह संघर्ष में एक बड़ी वृद्धि का संकेत है, जो 2016 के अंत के बाद से ठहरे हुए चरण में था, जब असद ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पुनः प्राप्त किया था। सीरियाई गृह युद्ध, जो 2011 से अरब स्प्रिंग विद्रोहों के दौरान शुरू हुआ था, 2016 तक एक स्थिर स्थिति यानी स्टेलमेट तक पहुंच चुका था। हालांकि शांति नाजुक और अस्थायी थी, लेकिन और इसका कोई ठोस समाधान भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये देखा जा रहा है कि हाल की झड़पों ने एक बार फिर पूर्ण पैमाने पर युद्ध को उकसाया और सीरिया जो खुले संघर्ष में धकेल दिया गया है। अल गोलानी एक ऐसे व्यक्ति जो उग्रवादी से राजनीतिक परिवर्तन होने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद अल शारा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कथित तौर पर उग्रवादी छवि को छोड़ने के लिए वर्षों तक प्रयास किए हैं। 42 वर्षीय अल गोलानी, जो उस विद्रोही समूह के नेता हैं जिसने असद को निर्वासन में भेजा था, ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक अधिक उदार छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर यानी बीते रविवार को अल-शारा ने अपने असली नाम का उपयोग करते हुए दमिश्क में प्रवेश किया, जो उनके अतीत से एक प्रतीकात्मक ब्रेक जो है, इस रूप में देखा जा रहा है। यह बदलाव यह दिखाता है कि वह एक उग्रवादी नेता से राज्य निर्माण की ओर कदम बढ़ाने की ओर कोशिश कर रहे हैं। ये भी जो है आपको जानना चाहिए कि दमिश्क का पतन और असद परिवार का 50 वर्षों का शासन समाप्त हो गया है। दमिश्क का पतन और असद परिवार के 5 दशकों के शासन के अंत के साथ सीरिया की शासन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अनिश्चित हो गई है। उमैयद मस्जिद में बोलते हुए अल-शारा ने असद के पतन को इस्लामिक दुनिया की जीत के रूप में वर्णित किया और उन्होंने कहा कि विद्रोही कमांडर अनस सलखदी ने राज्य टेलीविजन पर कहा कि सीरिया उसके सभी नागरिकों का है, चाहे उनकी सांप्रदायिकता कुछ भी हो। अ, अल-गोलानी की जो हैं कुछ उग्रवादी जड़ें हैं और इसके बारे में भी बातें निकल के आने लगी हैं। अल-शारा का इतिहास उग्रवादी गतिविधियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी यात्रा 2003 में इराक से शुरू हुई, जहां उन्होंने अमेरिकी बलों का विरोध करने वाले विद्रोहियों से जुड़ने का काम किया और अमेरिकी सेना द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद उन्होंने अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया और अंततः अल-कायदा के संचालन में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अबू बकर अल-बगदादी के निर्देश पर सीरिया में नुसरा फ्रंट की स्थापना की। इसके बाद जो जो जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट्स में है, अमेरिकी सरकार ने नुसरा फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया और अल-शारा पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा। ये भी बताया जाता है कि इन चुनौतियों के बावजूद जैसे-तैसे सीरियाई विद्रोह गृह युद्ध में बदलता गया और उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। अ, इदलिब, जो कि सीरिया का एक शहर है, उसमें शक्ति का संकेंद्रण और ब्रांडिंग जो है, इसका समझिए कि 2013 में गोलानी ने बगदादी के प्रयासों को नकारते हुए नुसरा फ्रंट को आईसिस में विलय करने का विरोध किया। शुरू में अल-कायदा के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के बाद उन्होंने दोनों समूहों से संबंध तोड़कर सीरिया में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी कहा जाता है कि 2016 तक उन्होंने अपने समूह का नाम बदलकर जबत फ़तह अल-शाम रख लिया और पहली बार अपना चेहरा सार्वजनिक किया। 1 साल बाद यह समूह जो है वो हयात तहरीर अल-शाम एचटीएस में बदल गया और इदलिब में अपनी शक्ति को जो है संकेंद्रित करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके एचटीएस को उत्तर-पश्चिमी सीरिया में प्रमुख शक्ति बना लिया। जैसे-जैसे उनकी शक्ति मजबूत हुई, अल-गोलानी ने अपनी छवि को नरम करने की भी कोशिश की। उन्होंने सैन्य वस्त्रों की जगह औपचारिक सूट पहनना शुरू कर दिया और सीरिया की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण का भी समर्थन किया है, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने उन समूहों के साथ भी मेल-मिलाप करने की कोशिश की जिन्हें पहले उनके बलों ने निशाना बनाया था। 2021 में पीबीएस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया था कि एचटीएस पश्चिम के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कोई इरादा है उनका। अ, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाल में जो सीरिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आपके लिए